ऑर्गन, और नर के अंदर या मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होने वाला है? पहले ही बताया था कौन सा होने वाला है, वृषण या टेस्टिस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? वृषण या टेस्टिस की संख्या जो होने वाली है मेल के अंदर कितनी होने वाली है? एक होने वाली है कि एक जोड़ी होने वाली है? एक जोड़ी। समझ में आ रही है? कितने फंक्शन करते हैं? वृषण के कितने कार्य थे या टेस्टिस के कितने कार्य थे? एक कार्य थे कि दो कार्य थे? दो कार्य। दो कार्य में पहला कार्य कौन सा था? युग्मक का फॉर्मेशन करना या गैमेट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम क्या था? नर हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। समझ में आ रही है? दो काम मैंने पहले ही बता दिए थे। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा था बताओ? सहायक नलिका, एसेंसरी डक्ट। और सहायक नलिका टोटल कितनी होने वाली थी? चार। चार में पहली कौन सी थी? रेटे टेस्टिस। कौन सी थी पहली? रेटे टेस्टिस। दूसरी कौन सी थी? वासा एफ्रेंशिया। तीसरी कौन सी थी? एपिडिडाइमिस। चौथी कौन सी थी? वास डिफरेंस। इनका मेजर फंक्शन क्या था? कि जो स्पर्म आने वाले हैं उन स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है? ट्रांसफर करना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तीसरा जो पार्ट था वो कौन सा था बताओ? एसेसरी ग्लैंड, ठीक है ना, यानी सहायक ग्रंथियां। और सहायक ग्रंथियां या एसेसरी डक्ट कितनी होने वाली थी? तीन होने वाली थी। तीन में पहली कौन सी थी बताओ? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है ना। दूसरी कौन सी थी बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी कौन सी थी बताओ? काउपर ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम क्या था? बर्बो यूरेथर ग्लैंड। समझ में आ रही है बात? इन तीनों ग्लैंड में से एक ग्लैंड ऐसी थी जो सिंगल पाई जाती है, यानी डबल होने वाली नहीं है, उसका नाम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? सीमन के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करना है? सेमिनल प्लाज्मा का। समझ में आ रही है? बताया था कि नहीं बताया था? सीमन कितनी चीजों से बना होता है या वीर्य कितनी चीजों से बना होता है बताओ? दो चीजों से। पहली चीज कौन सी होने वाली है? स्पर्म। और दूसरी चीज कौन सी होने वाली है? एक प्लाज्मा, जिसका नाम क्या है? सेमिनल प्लाज्मा। क्यों नाम पड़ा वो भी बात अपन कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना है। और चौथा पार्ट कौन सा था बताओ? बाह्य जनेंद्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर कितने ऑर्गन्स आने वाले हैं? केवल एक। कौन सा आने वाला है मेल के अंदर? पेनिस वाला पार्ट। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। ये बात अपन ने कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद अपन ने बात की थी नर के या मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। और नर में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था बताओ? टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है जिसे वृषण कहते हैं, सबसे पहले वो कौन से भाग में होता है? पेक्टोरियल गर्डर में या फिर पेल्विक पार्ट में? पेल्विक पार्ट में। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की साइड होता है कि नीचे की साइड होता है? नीचे की साइड। बॉडी के अंदर होता है कि बॉडी के बाहर होता है? बाहर होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, एक थैली समान संरचना में होता है। उस थैली समान संरचना का नाम क्या होता है? वृषण कोश या स्क्रोटम। समझ में आ रही है बात मेरी का? अगर मैं बात करूं कि जब अपन बात करें यहां पर कब की बात करते हैं? जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है उस समय की बात करें तो बताओ उस समय वृषण जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो कहां पर होते हैं बताओ? वृषण कोश में होते हैं कि बॉडी के अंदर होते हैं? बॉडी के अंदर भी कहां पर होते हैं? उदर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से ये कहां चले जाते हैं? वृषण कोश में, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कुछ काम करने जाते हैं कि ऐसे ही बैठने जाते हैं? काम करने। क्या काम करने जाते हैं? शुक्राणु का निर्माण करने, स्पर्म का फॉर्मेशन करने। समझ में आ रही है बात मेरी का? वहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होने वाला है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन बोले तो। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यानी बताओ अगर स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो कितना टेम्परेचर चाहिएगा बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। तो कितना होगा? 34.5 से कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। समझ में आई बात मेरी क्या? अब इनको कहां जाना है? इनको एब्डोमिनल कैविटी से कहां जाना है? वृषण कोश में या स्क्रोटम में जाना है? क्या उड़ के जाएंगे? किसी की सहायता से जाएंगे? सहायता से जाएंगे। कौन सी नलिका की सहायता से? इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। और ये इंग्वाइनल कैनाल किसकी बनी होती है? सबसे पहले सुनना, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कुछ विशेष प्रकार की एक नोड पाई जाती है, और वो नोड कौन सी है उसी की बात अपन यहां पे करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई देखो इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। और इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोड पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है?
स्पर्मेटिक कोड। ये स्पर्मेटिक कोड वास्तविकता में मसल्स की बनी होती है या पेशियों की बनी होती है। और यहां पर पेशियां दो टाइप की, एक होती है फेशिया, समझ में आ रही है, और दूसरी एक स्पेसिफिक मसल्स होती है जिसका नाम क्या होता है, क्रीमेस्टल मसल। क्या नाम होता है, क्रीमेस्टल मसल। समझ आ रही है। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे डाल्टोज पेशी का काम क्या था कि वृषण कोश या स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से क्या करना है, कम। अब इस वृषण को स्टेबल बनाने का, एक जगह नियत रखने का, एक जगह कांस्टेंट रखने का जो काम किया जाता है वो कौन सी मसल्स करती हैं, क्रीमेस्टल मसल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। वृषण के या टेस्टिस के स्थायित्व को बनाए रखने, स्टेबिलिटी को बनाए रखने का जो काम किया जाता है वो कौन सी मसल के द्वारा किया जाता है, क्रीमेस्टल मसल। समझ में आई बात मेरी क्या। अब मैंने देखा कि बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो अभी तो अपने यहाँ पे नहीं पाया आता क्वेश्चन, न तो तुम्हारे बीएससी नर्सिंग में पूछने की पॉसिबिलिटी है और सीओटी में भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे तुम कोई और एग्जाम दोगे, लैब असिस्टेंट का दो या फिर नीट का एग्जाम दे दो, तो उसके अंदर इन क्वेश्चनों के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है ये वाला, बस इतना सा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो ध्यान से सुनना, स्पर्मेटिक कोड किससे बनी होती है, तो दो चीजों से बनी है। कौन सी मसल से, पहली कौन सी, फेशिया, और दूसरी कौन सी मसल, क्रीमेस्टल मसल। लेकिन अगर मैंने पूछा कि स्पर्मेटिक कोड के अंदर से कौन गुजरता है, समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि एक पाइप है, समझ में आ रही है बात मेरी क्या। पाइप किसका बना होता है, प्लास्टिक का। समझ में आ रही है। अब पाइप में से कोई और संरचना गुजर सकती है कि नहीं, पानी भी जा सकता है, समझ में आ रही है, ब्लड भी गुजर सकता है, कुछ भी गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने बोला कि स्पर्मेटिक कोड किससे बनी होती है, तो फेशिया और क्रीमेस्टल मसल। और लेकिन मैंने पूछा कि स्पर्मेटिक कोड से कौन गुजरता है, तो कौन गुजरता है, ब्लड वेसल्स गुजर सकती है, लिम्फ वेसल्स गुजर सकती है यानी लसिका वाहिनियां, और कौन गुजर सकती है, न्यूरॉन्स। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। इसके अलावा एक और नलिका जो होती है, जिस सहायक नलिकाओं में नाम लिया था, एसेंसी डक्ट में नाम लिया था, वो कौन सी एसेंसी डक्ट इसमें से गुजरती है, वास्ट डिफरेंस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो वास्ट डिफरेंस जो होती है वो किस में से गुजरती है, स्पर्मेटिक कोड में से गुजरती है। अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, लेकिन याद रखने के लिए याद रखना है। फिर से सुन लेना एक बार, वापस बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। इग्वाइनल कैनाल कौन होगी, जिसके माध्यम से टेस्टिस है वो कहां पर जाने वाले हैं, स्क्रोटम में जाने वाले हैं या वृषण कोश में जाने वाले, ये लेके जाने वाली है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इग्वाइनल कैनाल में कौन सी कोड होती है, तो बताओ कौन सी कोड होती है, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड में क्या होगी, मसल। कितने प्रकार की मसल होगी, दो टाइप्स की। पहली कौन सी होगी, फेशिया, दूसरी कौन सी होगी, क्रीमेस्टल मसल। क्या नाम होगा, क्रीमेस्टल मसल। एक बार में याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो तीन बार रिपीट करोगे तो अपने आप याद होगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। एक बार में किसी को लर्न हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम दो तीन बार लर्न करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। समझ में आई बात मेरी क्या। तो याद रखना, स्पर्मेटिक कोड में कितनी मसल याद रखनी है, दो। दो में पहली कौन सी है, फेशिया, दूसरी कौन सी है, क्रीमेस्टल मसल। समझ में आई बात मेरी क्या। अगर मैं पूछूं स्पर्मेटिक कोड से कितनी चीजें गुजरती है, तो कितनी चीजें याद रखनी है, चार। चार में पहली कौन सी है, ब्लड वेसल्स, दूसरी कौन सी है, लिम्फ वेसल, तीसरी कौन सी है, न्यूरॉन, चौथी कौन सी है, वास्ट डिफरेंस। किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक अपना ये खत्म। अब आगे सुनो, अब बात करते हैं अपन क्या, सुनो। अब मैं बात करूंगी, तुम्हें पता है कि ह्यूमन की बॉडी में कितने वृषण होते हैं, कितने टेस्टिस होते हैं, बताओ। एक जोड़ी, वन पेयर। वन पेयर मतलब कितने होंगे संख्या में, दो। दो। अगर एक टेस्टिस की संरचना यहां पे बताऊं, तो बताओ इस टेस्टिस की संरचना कैसी दिख रही है तुम्हें, राउंडेड दिख रही है कि ओव्यूल के शेप की दिख रही है, यानी अंडाकार दिख रही है, गोलाकार शेप दिख रही है, अंडाकार दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जो वृषण होता है उसका शेप कैसा होता है, अंडाकार। अंडाकार होता है तो बताओ इसकी चौड़ाई कितनी होगी, दिख रही है कि नहीं, कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं, लंबाई पूछूं, तो कितनी होने वाली है, 4 से 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। अलग से लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस डायग्राम के अंदर खत्म करना। शेप कैसा है, अंडाकार। चौड़ाई कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा जो वृषण होता है कितने आवरणों से, कितने इन्वेलप से पैक होता है, कितनी लेयर से पैक होने वाला है, 3। जिसमें पहली लेयर का नाम क्या होगा, ट्यूनिका वैजाइनेरिस। क्या नाम होगा, ट्यूनिका वैजाइनेरिस। दूसरी लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरी लेयर का नाम क्या होने वाला है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब फिर से सुन लेना, फिर से वापस ले रहा हूं। जो टेस्टिस होता है कितनी लेयर से कवर होता है, 3। 3 लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है,
ट्यूनिका वैजाइनेरिस, क्या नाम होगा? ट्यूनिका वैजाइनेरिस। दूसरा कौन सी है बताओ? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरी कौन सी होने वाली है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्या नाम है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया हुआ अभी तक। वो कॉमन क्वेश्चन कौन सा है सुनना। इन तीनों लेयर में से एक लेयर ऐसी है जो पूरे के पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करती है, एक सरफेस को ही कवर करती है, आगे वाली सरफेस को कवर करती है, पीछे वाली सरफेस को कवर नहीं करती है। वो कौन सी लेयर होने वाली है? तुम्हें दिख रही होगी डायग्राम के अंदर भी। कौन सी है बताओ? ट्यूनिका वैजाइनेरिस। समझ में आ रही है बात मेरी? इसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आई बात मेरी क्या? अब आगे सुनना। इसके बाद जब मैं वृषण को या टेस्टिस को अंदर से खोल के देखता हूं, अंदर से ओपन करके देखता हूं, तो टेस्टिस के अंदर या वृषण के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। और ये ब्रैकेट या कोष्ठक बहुत सारे जो देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहां पे कितने बनाए? 1 2 3। क्या 3 ही होते हैं कि 3 से ज्यादा होते हैं? 3 से ज्यादा होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर इन कोष्ठकों की या इन ब्रैकेट्स की संख्या कितनी हो सकती है? लगभग 250 तक एक टेस्टिस के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी? ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा हूं। एक टेस्टिस के अंदर इन कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी? ब्रैकेट्स की संख्या कितनी होगी? 250 250। और इन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं अपन? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब इसके बाद सुनना, प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में, ये एक टेस्टिकुलर रोब्यूल है कि नहीं? इस एक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर के 3 तक, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ट्यूब पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका, या फिर क्या कह सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनकी संख्या प्रत्येक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में कितनी होगी? 1 से लेकर के 3 तक हो सकती है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। टेस्टिस की संरचना की बात कर रहा हूं पहले। अगर मैं पूछूं कि वृषण जो होंगे या टेस्टिस जो होंगे, एक मेल के अंदर कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले, एक पेयर की फॉर्म में होने वाले। बताओ इसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है? 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? 4 से 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? टोटल लेयर्स कितनी होगी इसके? 3। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका वैजाइनेरिस। क्या नाम होगा? ट्यूनिका वैजाइनेरिस। मिडल वाली लेयर का नाम क्या होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या नाम होगा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। समझ में आ रही है? अगर मैं पूछूं कि इन तीनों लेयर में से एक लेयर ऐसी होती है जो इसे आगे से तो कवर करती है लेकिन पीछे से कवर नहीं करती, उस लेयर का नाम क्या होगा? ट्यूनिका वैजाइनेरिस। समझ में आई बात मेरी क्या? अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं, उन कोष्ठक को अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। एक वृषण के अंदर या एक टेस्टिस के अंदर इन टेस्टिकुलर रोब्यूल्स की संख्या कितनी होगी? 250। अगर मैंने पूछा मानव के अंदर इन टेस्टिकुलर रोब्यूल्स की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 500। ठीक है ना? लगभग 500। वो तुम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या बता रहे हो, ठीक है ना? अगर मैंने पूछा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस के अंदर या एक क्या कहते हैं, एक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर के 3 तक। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। देखो, पहले तो अपन ने क्या लिखा? देखो, सबसे पहले अपन ने वृषण की लोकेशन पता की कि अपनी बॉडी में वृषण होते कहां पर है, टेस्टिस होते कहां पर है। एक मैच्योर के अंदर कहां पे होते हैं? स्क्रोटम या वृषण कोश में होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पता किया? वृषण को ही बाहर निकाल दिया और वृषण के अंदर क्या क्या परिवर्तन है वो समझ लिया अपन ने। समझ आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से जो एक विशेष नलिका थी जिसका नाम क्या था? शुक्र जनन नलिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोला था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहां पे निकाल के बना रहा हूं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब जो डायग्राम बना रहा हूं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वही देख रहे हैं अपन।
चलो सुनना स्टार्ट करना। अब देखो अपन ने क्या किया कि वृषण में से या टेस्टिस में से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिका है इसको निकाल दिया। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जब इसको निकालता हूं तो इसके अंदर की तरफ दो सेल्स मेरे को देखने को मिलती है। सेल नंबर फर्स्ट जो होने वाली है जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, और सेकंड सेल जो होने वाली है जिसका नाम क्या है, सटोरी सेल या नर्स कोशिका। ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। वास्तविकता में जो अपन पढ़ते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन, जैसे अपन ने टेस्टिस पढ़ा था, टेस्टिस के दो वर्ग पढ़े थे। पहला वर्ग क्या पढ़ा था, गैमेट फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, और मेल गैमेट का नाम क्या होने वाला है, शुक्राणु या स्पर्म होने वाला है। समझ में आ रही है। लेकिन वास्तविकता में पूछूं कि टेस्टिस के अंदर भी कौन सी कोशिकाएं जो होती है वो वास्तविकता में स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, तो शुक्रजनन नलिका के अंदर या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट कौन सी सेल के द्वारा किया जाता है, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। अब इन्होंने स्पर्म का फॉर्मेशन तो कर दिया, ये स्पर्म बन तो गया, लेकिन स्पर्म बनने के दौरान इसको किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी। और ये खाना देने का कार्य या पोषण या न्यूट्रिएंट देने का काम जो किया जाता है वो कौन सी सेल के द्वारा किया जाता है, सर्टोरी कोशिका या नर्स कोशिका। अब ये तो काम हो गया कि सब न्यूट्रिएंट बनाती हैं, सब कुछ पोषक तत्व बनाती है, जो पोषक किसको दे दिए जाएंगे, शुक्राणुओं को दे दिए जाएंगे, स्पर्म को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पूछूं कि यहां पर एक अतिरिक्त फैक्टर स्थापित किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, एबीपी। एबीपी का पूरा नाम क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? मॉड्यूलो में बहुत अच्छे लेवल पे दिया हुआ है और कभी कभी पूछ भी लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीछे क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही पार्ट है, तो उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है उसी की बात करते हैं। तो सीयूटी में जरूर आ सकता है और बीएससी नर्सिंग में पूछ भी ले कभी कभी। ठीक है ना। तो एबीपी होता क्या है सुनना, क्योंकि 11th की एक बुक है जिसके अंदर हार्मोन की मैकेनिज्म तुमने ध्यान से पढ़ी हो, तो वहां पे एक लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन जो होता है हार्मोन, वो मेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी हार्मोन कैरेक्टर्स को बढ़ाने का कार्य करता है। और शुक्र जनन की क्रिया जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, मैकेनिज्म समझते हो कि नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम सुना हुआ है कि नहीं? स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया। समझ में आ रही है। और जो हार्मोन होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये इस क्रिया को क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित करने का काम करता है। कैसे करता है सुनना, ये हार्मोन्स क्या करता है, जैसे इसने कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज कर दिया जिसका नाम क्या है, एबीपी। ये एबीपी यहां से रिलीज होगा और यहां से कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या काम करता है सुनना। अब देखो पहले इतना समझ लो, फिर इसके फंक्शन को समझाऊंगा, पहले समझना। अगर मैं बात करूं यहां पर शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होने वाली है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कितनी सेल होने वाली, एक सेल होने वाली है कि दो सेल होने वाली है, दो सेल। पहली सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। कुछ काम करेगी, पॉकेट बैठी रहेगी, काम करने वाली है, किसका फॉर्मेशन करने वाली है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली है। दूसरी सेल कौन सी होने वाली है, सटोरी कोशिका। सटोरी कोशिका को काम होगा कि बैठी रहेगी, काम होने वाला। क्या काम होगा, किसको पोषण देगा, शुक्राणुओं को या स्पर्म को पोषण देना। समझ में आ रही है। अब दूसरे काम को अभी अपन समझेंगे, पहले समझना ध्यान से। इसके बाहर की तरफ, किसके बाहर की तरफ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ एक सेल का ग्रुप पाया जाता है, समूह पाया जाता है, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है, अंतराली कोशिका। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और इसी अंतराली कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन, नर हार्मोन के समूह का सिक्रेशन किया जाता है। और नर हार्मोन का समूह जो सिक्रेट किया जाता है उसका नाम क्या होगा, एंड्रोजन। समझ में आ रही है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी एक होता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? तो इसी के द्वारा एंड्रोजन का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एंड्रोजन यहां पर है, समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैंने बोला शुक्र जनन की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि शुक्र जनन का फॉर्मेशन करने वाली कोशिका कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहां से ये हार्मोन्स क्या करना है, अंदर जाना है। अपने आप जा सकता है क्या, नहीं। यहां से एक हार्मोन, ये एक प्रोटीन रिलीज हुआ जिसका नाम क्या है, एबीपी। ये यहां से कहां रिलीज होगा, बाहर की तरफ। और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, एंड्रोजन। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया प्रोटीन का,
एबीपी। एबीपी का पूरा नाम कितने शब्दों का है? 3। ए मतलब कौन? एंड्रोजन। बी मतलब कौन? बाइंडिंग। पी मतलब कौन? प्रोटीन। समझ में आ रही है बात मेरी का? और ये एंड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और ये कहां जाकर काम करता है? सटोरी कोशिका। और सटोरी कोशिका इनको आसानी से क्या देती है? जल्दी जल्दी पोषण देगी। जल्दी जल्दी पोषण देगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस जल्दी होगा कि धीरे होगा? जल्दी होगा। समझ में आ रही? इसीलिए बोला जाता है कि एंड्रोजन होता है वो शुक्र जनन की क्रिया, या फिर मैं बोलूं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रेरित करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां तक दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, एक बार वापस देख लो। यहां तक कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। समझ में आई बात? 12th में वैसे सारे लिखवाए हुए, एबीपी नहीं लिखवाया। कुछ पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि 12th में अगर जो पढ़ा हुआ है उसके मैक्सिमम पॉइंट लिखवाए हुए, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा। जैसे स्पर्मेटिक कोड वाले नहीं लिखवाए 12th में, क्योंकि था ही नहीं एनसीईआरटी में, ये वाला नहीं था तो लिखवाया नहीं था। कुछ पॉइंट लिखवाए, कुछ नहीं लिखवाए। तो ऐसा नहीं कि क्लास में तुम्हें वही मिलेगा जो 12th में पढ़ा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हारे ऐड किए गए जो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आने वाले हैं। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लो। है किसी पॉइंट में दिक्कत तो पहले पूछ लेना। अब देखो यहां पे आगे चलते हैं। अब पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने से पहले ये कंप्लीट नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। एक चीज और सुनना यहां पर, जैसे एक सेल का समूह बाहर की तरफ है, यहां पर एक और सेल पाई जाती है, एक और सेल का ग्रुप पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा कोशिका कहते हैं अपन, या इम्यूनोलॉजिकल सेल कहा जाता है। ये जो प्रतिरक्षा कोशिका या इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, ये अपनी बॉडी की टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, नाम सुना है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तुम्हें अगर पता हो तो डब्ल्यूबीसी नाम सुना है तुमने? बताओ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? कितने टाइप की होती है? 2 तीर खींचे तो 2 ही होगी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? 4 तो होने से रही, ठीक है ना? तो 2 है तो बताओ कौन सी है? ग्रैन्युलोसाइड और अग्रैन्युलोसाइड, ठीक है ना? हिंदी में बोलूं तो क्या बोलते हैं? कणिकामय और अकणिकामय। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसाइड और अग्रैन्युलोसाइड। ग्रैन्युलोसाइड की बात की जाए तो ये कितने टाइप्स की होने वाली है? बताओ। 3 टाइप्स की होने वाली है, ठीक है ना? टोटल 5 टाइप की होती है, 3 टाइप की ये होने वाली। पहली कौन सी? इयोसिनोफिल। दूसरी कौन सी? बेसोफिल। तीसरी कौन सी? न्यूट्रोफिल। अकणिकामय की बात करूं या अग्रैन्युलोसाइट्स की बात करूं तो ये कितने टाइप्स की होने वाली है? 2 टाइप्स की। पहली कौन सी होती है? मोनोसाइट्स, और दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? डब्ल्यूबीसी भी बहुत काम किए, तुम्हारे आएगी वैसे सारी की सारी सेल्स के नाम आएंगे जब तुम कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? वहां पर इनेंट इम्यूनिटी पढ़ोगे, वहीं पे तुम्हारे ये काम भी आने वाली है। तो इसीलिए याद भी रखना है, जितनी भी अपनी बॉडी की डब्ल्यूबीसी होने वाली कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? कणिकामय या ग्रैन्युलोसाइट। दूसरी कौन सी होने वाली है? अकणिकामय या अग्रैन्युलोसाइट्स। अगर मैं बात करूं ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप्स की होगी? 3 टाइप्स की। पहली कौन सी? इयोसिनोफिल्स। दूसरी कौन सी? बेसोफिल्स। तीसरी कौन सी? न्यूट्रोफिल। अगर मैं बोलूं कि अग्रैन्युलोसाइट या अकणिकामय जो होने वाली है कितने टाइप्स की होने वाली है? 2 टाइप्स। पहला कौन सा? मोनोसाइट। दूसरी कौन सी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी? बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी? टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना? और इन दोनों के द्वारा 2 प्रकार के इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक कौन सा होता है? CMIS, और दूसरा कौन सा होता है? AMIS, ठीक है ना? या तुम्हारी बात भी मान लेते हैं HMIS, ठीक है ना? इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना? बताओ CMIS और AMIS का पूरा नाम क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या नाम होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। क्या नाम है? कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। और AMIS का पूरा नाम क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? देखो चलो इसी का कर देते हैं। HMIS का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र क्यों बोला पता है तुम्हें? तुमने एक चीज पढ़ी होगी, एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा हुआ है क्या? अरे ये नाम सुना है जिंदगी में कभी?
एंटीजन कोई भी हो, चाहे कोई भी एंटीजन, चाहे ब्लड के एंटीजन हो या कोई भी एंटीजन हो, वो हमेशा कहां पर पाए जाएंगे, उसकी लोकेशन बता सकते हो क्या? एंटीजन हमेशा कहां पर पाए जाते हैं, बताओ बताओ बताओ, सही बोल रहे हो। सेल में कहां पर? आरबीसी नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना है? आरबीसी की सतह पर, सरफेस ऑफ आरबीसी, यहां पर क्या पाए जाएंगे? एंटीजन। याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है बहुत बार, और तुम्हारे इसके बीएससी नर्सिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, कॉमन क्वेश्चन अभी तक 6-7 बार ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। जितने भी एंटीजन होने वाले हैं या प्रतिजन होने वाले हैं, चाहे कोई भी प्रतिजन हो, हमेशा कहां पर पाया जाएगा? आरबीसी की सरफेस पे। और एंटीबॉडी जो भी हो, कोई भी एंटीबॉडी हो, अपनी बॉडी की एंटीबॉडी हो या बाहर से तुमने खाई हुई एंटीबॉडी हो, वो हमेशा कहां पर पाई जाएगी? प्लाज्मा में। ब्लड में पार्ट सुने हुए कि नहीं? प्लाज्मा, समझ में आ रही है? और प्लाज्मा कैसा पार्ट होता है? लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? लिक्विड होता है, समझ में आ रही है? एंटीबॉडी कहां पर पाई जाती है? तरल भाग में, यानी लिक्विड पार्ट में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? कहां पर पाई जाती है? लिक्विड पार्ट में एंटीबॉडी पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? क्योंकि जो भी एंटीबॉडी बनने वाली है वो हमेशा कौन से में बनेगी? एएमआईएस में बनने वाली है, ठीक है ना। कितनी एंटीबॉडी होती है वैसे अपनी बॉडी में? कितने टाइप्स की एंटीबॉडी होती है? 5 टाइप की। याद करना बहुत इजी है, क्या करना है तुम्हें? खेलना है। खेलने को क्या कहते हैं? गैम्ड। तो 5 प्रकार की कौन सी? आईजीजी, दूसरी कौन सी? आईजीए, तीसरी कौन सी? आईजीएम, चौथी कौन सी? आईजीई, पांचवी कौन सी? आईजीडी, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब देखो यहां पर ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र बना रहे, विशेष प्रकार का इम्यून सिस्टम बना रहे, और इस इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी विशेष प्रकार की स्पेसिफिक सेल्स होती है, जो कहां पर पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इसीलिए अपन ने क्या लिख दिया? प्रतिरक्षा कोशिका, जो किसको प्रोड्यूस करने का काम करेगी? किसको प्रेरित करने का काम करेगी? बी लिम्फोसाइट और किसको? टी लिम्फोसाइट को। समझ में आई बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बोल देना, वापस बता दूंगा। है किसी को दिक्कत? अरे जहां समझ में नहीं आया मुंह खोल के बोलना भी, अपने हाँ में हाँ जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि केवल अपने हाँ चलता रहे, समझ में आए नहीं आए, ठीक है ना। थोड़ा सा मुंह खोल के बोला भी करो, जहां समझ में नहीं आया बेझिझक बोल दिया करना, ठीक है ना। तो यहां से आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं, डायग्राम बना देते हैं वैसे पहले।
चलो ये डायग्राम बना देना जल्दी से, एक्सप्लेन अपन अगले टर्न पे कर देंगे। तो इसके भाग अपन सिंप्लीफाई समझ सके, ठीक है ना, इसीलिए दूसरा डायग्राम बनाया है। एक और डायग्राम है वैसे एनसीईआरटी में बना हुआ, लेकिन अपन इसी डायग्राम से सारी चीज़ें समझेंगे। चलो वैसे कुछ पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो भी बात कर लेते हैं। चलो ये एक वृषण है टेस्टिस है, समझना मैंने दो साइड के व्यू होते हैं, क्योंकि वृषण की संख्या या टेस्टिस की संख्या एक होती है कि एक पेयर होती है, पेयर की फॉर्म में होती है। एक साइड का व्यू बनाया, दूसरी साइड का व्यू बनाया नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ और होता है, जिसका व्यू अपन ने बनाया नहीं है। इधर वाली जो चीजें बात करेंगे वही की वही सारी चीजें इधर की तरफ होने वाली, ठीक है ना, कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मेल के अंदर जो टेस्टिस है, ये वाला टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस के अंदर ये रोब्यूल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? और जो रोब्यूल्स देखे थे अपन ने, एक टेस्टिस के अंदर इन रोब्यूल्स की संख्या कितनी थी बताओ? 250। रोब्यूल्स का नाम क्या था? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। ये इसकी नलिका होगी। नलिका का नाम क्या होता है बताओ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। समझ में आ रही है बात मेरी का? अब शुक्र जनन नलिका में किसका फॉर्मेशन होता था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का या स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब स्पर्म जो यहां पर बनेंगे, इन स्पर्म को यहां से बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है, यही इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और ये बने हुए स्पर्म है यहां से बॉडी से बाहर कैसे निकाले जाते हैं, इसी प्रोसेस को अपन को यहां पे पढ़ना है, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और सीक्वेंस ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नाम बताए थे तुम्हें, वही नाम आएंगे उसी सीक्वेंस में, और कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो सीक्वेंस अपन कंप्लीट करेंगे अगले टर्न पे, इसको बचा हुआ भाग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे अपन देखते हैं।